So dear students, how are you? Today I am starting new chapter and this chapter is related to biology and the chapter is diversity in living organism. It is a very interesting chapter. पिछले चैप्टर्स और अगले चैप्टर्स इन दोनों को ये बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इन सारे चैप्टर्स पर इस चैप्टर पर खुसूसी तौर से सवाल अक्सर पूछा जाता है एएमयू में भी और आपके जामिया में भी. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम स्टार्टिंग क्विकली दिस चैप्टर एंड द चैप्टर इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let me introduce this chapter. So introduction पढ़ना स्टूडेंट्स को बुरा लगता है, सुनना बुरा लगता है, बट एक्चुअली ये आपके और चैप्टर के बीच के गैप को ख़त्म कर देता है. इंट्रोडक्शन, जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वर्ड्स की बात करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो टाइटल है उसी के सबसे पहले अल्फाज से मैं शुरू करता हूँ. लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स वो चीज़ जिसके पास लाइफ है. बस समझ में? लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाएगा? जिसके पास लाइफ है. लाइफ की पहचान क्या है? लाइफ की पहचान ये है कि वो चीज़ कभी पैदा हुई है, बॉर्न हुई है और कभी ना कभी वो मरेगी. तो यानी हम लिखें कि वो कभी ना कभी डाई होगी, डेड होगी. तो जो चीज़ पैदा होती है या मरती है उसको हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. बात समझ में आई? अब ये नहीं है कि सर ने एक एग्जाम्पल बता दी तो वो सभी जगह फीड कर देंगे हम. तो हम स्टार्स में कह देंगे सर स्टार्स भी पैदा होते हैं, स्टार्स भी बढ़ते हैं, तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए. इट इज़ नॉट दैट सो. एंड द सेकेंड वर्ड इज डाइवर्सिटी. हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल देते हैं. एग्जाम्पल मतलब ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. बैक्टीरिया इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना. ट्रीज हैं. ये सब बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म है. लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ख़ास और पहचान क्या है कि इनको जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. हाँ, विदाउट एनर्जी दे कांट सर्वाइव. पहाड़ पत्थर जो हैं ये बिना एनर्जी के सर्वाइव कर सकते हैं. इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना मिले, इनको सन की एनर्जी ना मिले तो भी ये एग्जिस्ट करेंगे. अगर सन को ख़त्म कर दिया जाए सिर्फ, या वाटर को ख़त्म कर दिया जाए, तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे. सन के बगैर तो एक वक्त को रह भी सकते हैं लेकिन वाटर के बिना नहीं रह सकते. हाँ, वाटर इज़ द बेसिक फंडामेंटल. ऑल्सो द सन एनर्जी इज़ ऑल्सो ए फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सबको चाहिए, चाहे वो समंदर के तह के अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो उसके पास भी सूरज की रोशनी की एनर्जी कहीं ना कहीं से पहुंचती है. ओके नाउ, तो पैदा होती है, मरती है. नाउ ये पहला जो वर्ड है डाइवर्सिटी, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. डाइवर्सिटी का क्या मतलब है ना. डाइवर्सिटी का मैंने उर्दू में जब माने देखे तो उसको बोलते हैं तनों. तो ये तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बोलते ही नहीं हैं हम. हिंदी में विविधता, ये थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना. हिंदी में क्या बोलते हैं? विविधता. अब इसका एक इंग्लिश का वर्ड और बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा. वो है डिस्पैरिटी. यानी डिसिमिलैरिटी टाइप का वर्ड है ये, डिस्पैरिटी. और एक वर्ड बताता हूं जिससे समझ में आएगा, चेंज. और एक वर्ड बताता हूं जिससे समझ में आएगा, अलग. सबसे पहले डाइवर्सिटी वर्ड इस्तेमाल कहां पर होगा? डाइवर्सिटी वर्ड हमेशा दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के लिए
इस्तेमाल किया जाएगा, और हमेशा उन दो एंटिटीज़ या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें एटलीस्ट एक सिमिलैरिटी हो और डिससिमिलैरिटीज बहुत सारी हो। बात समझ में आई या नहीं? ठीक, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जब ये वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा तो हमको ये बात पता है कि सबके अंदर एक सिमिलैरिटी है कि सबके पास लाइफ है, सबके पास लाइफ है, सबके खाने पीने का तरीका अलग है, सबका साइज अलग है, सबका कलर अलग है, सबकी लाइफ, सबकी जो डेट ऑफ सर्वाइवल है या डेज ऑफ सर्वाइवल है वो सबके अलग है, सब कितने दिन सर्वाइव करते हैं वो सबके अलग है, लेकिन एक सिमिलैरिटी है कि लाइफ सबके पास है। तो सिमिलैरिटी के बाद जितनी डिससिमिलैरिटीज होती हैं उन सबको कहते हैं डाइवर्सिटी, और ये सब एक जगह पर होने चाहिए। तो हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन पर बसने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक सिमिलैरिटी एटलीस्ट है और बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज हैं। तो ये हमारा चैप्टर बनता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इस चैप्टर को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी तरक्की चाहते हैं। हाँ, हम भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम रूल करना चाहते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। और रूल करने का मतलब ये नहीं कि सबको ख़त्म करना चाहते हैं, रूल करने का मतलब ये है कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बेसिक जो वजह है वो यही है, चाहे इसको कोई माने या ना माने। दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि हम क्यों पढ़ते हैं। अब डाइवर्सिटी, क्योंकि बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, देयर इज ए वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स shows a wide range of variation. Some microscopic bacteria are of few micrometers in size, and some like whales and redwood trees are about 30 meters and 100 meters respectively in size. You see, some pine trees in New York live for thousands of years, while insect like mosquitoes die within few days or hours. कुछ मॉस्किटोज कुछ घंटों में या कुछ दिनों के अंदर मर जाते हैं, और कुछ पेड़ हैं जो हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। कुछ पेड़ों का साइज ऐसा होता है कि 100 मीटर लंबा होता है, वेल 30 मीटर लंबी होती है। और माइक्रो बैक्टीरिया क्या होते हैं कि कुछ माइक्रोमीटर्स के होते हैं। तो वाइड रेंज हो गई या नहीं हो गई? कलर की बात करें, सम ऑर्गेनिज्म आर कलरलेस इवन ट्रांसपेरेंट। आप सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। मैं भी इस जैसे ही खत्म होगा तो कंप्यूटराइज्ड आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। सम आर ब्राइटली कलर्ड आप फिश देखेंगे, परिंदे देखेंगे। नाउ टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी ऑल दीज ऑर्गेनिज्म्स इज एक्चुअली विदाउट लूजिंग accuracy, I can say it is actually impossible. If they are arranged into different groups based on their similarities in characteristic, then it is easier to study different groups as a whole. So what we do, हम स्टडी करना चाहते हैं, मुश्किल है स्टडी करना, तो इसके लिए हम करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि हम इनकी क्लासिफिकेशन कर दें। तो यहाँ से हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होता है, क्लासिफिकेशन करनी है। दिस इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात या इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्लासिफिकेशन कर दें ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो यहां से मिटा के मैं इंपॉर्टेंट बातें लिखूंगा। दिस वॉज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ कहां से लिखूं मैं? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप सब लोग लिखेंगे। ऑर्गेनिज्म्स, दिस इज व्हाट द टारगेट ऑफ अस, टारगेट ऑफ दिस चैप्टर।
क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन करते हैं इसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन के बारे में समझ लीजिए। मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, एक पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपको मुझे क्लासिफाई करना है, मुझे, तो जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो हम सबसे पहले ये तय करते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर करनी है, ऑन विच बेसिस वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दिस पर्टिकुलर थिंग और एंटिटी। मुझे क्लासिफाई करना है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भाई ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कर देते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कर देते हैं। तो जेंडर की बेस पे क्लासिफाई करेंगे तो मुझे क्या, आपको क्या मिलेगा? मेल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री कर देते हैं, सिटीजनशिप कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? इंडियन। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन करेंगे तो आप कहेंगे मुस्लिम या इस्लाम, है ना? मुस्लिम कहेंगे क्योंकि मुझे क्लासिफाई करना है। तो आपने देखा कि मैं अकेला हूं लेकिन डिफरेंट क्लासिफिकेशन में मैं आता हूं। बात समझ में? इसी तरह से जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम बेसिस बताते हैं पहले। ये जरूरी नहीं है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एक ही क्लासिफिकेशन में आएगा, अब वो कभी आएगा ही नहीं, वो आएगा बार बार। हर क्लासिफिकेशन, जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो किसी ना किसी क्लासिफिकेशन में जरूर आएगा। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइज है, जो नंबर्स हैं, जो टाइप्स हैं, वो इतनी ज्यादा हैं वो कि हम ऐसे ही नहीं कर सकते क्लासिफिकेशन के, कुछ भी कर दें उठा के। ठीक है, उसकी कोई साइंटिफिक बेस होगी। तो अब टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं? द अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स into different groups on the basis of similarities in their characteristic is called classification of living organism and it is known as taxonomy. Okay, इस बात को हम पेन डाउन कर लेते हैं। The arranging ओके, और इसको क्या बोलेंगे? Right? Now, some scientific basis of classification of living organisms. अब हम साइंटिफिक बेसिस पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ और अलग टप पढ़ लेंगे। और साइंटिफिक बेसिस तो पहली क्या होगी? तो मैं लिखूंगा सम साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 1, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू सी। सबसे पहले क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। हम किसकी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे? न्यूक्लियस की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियस। उसके पास कुछ न्यूक्लियस होगा। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 हिस्सों में बांटेंगे। न्यूक्लियस मे और मे नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वन इज प्रोकैरियोट्स एंड अनदर इज यूकैरियोट्स। ठीक है, कौन से 2 ग्रुप में बटेगा? एक है प्रोकैरियोट्स एंड अनदर इज यूकैरियोट्स। बात समझ में आती है? जब भी हम न्यूक्लियस को स्टडी करके
ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे न्यूक्लियस की तो दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे सारे ऑर्गेनिज्म, कुछ होंगे प्रोकैरियोट्स और कुछ होंगे यूकैरियोट्स। बात समझ में आती है या नहीं आती? ठीक है, प्रोकैरियोट्स कौन से होंगे? जो प्रोकैरियोट्स होंगे ये वो होंगे जो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। ये कैसे होंगे? ये ऑर्गेनाइज्ड होंगे। यूकैरियोट्स ऑर्गेनाइज्ड होंगे। एक और बेसिस बन जाएगी छोटी सी, हालांकि दोनों जगह ठीक नहीं होगी। आमतौर से ये सिंगल सेल होंगे, ये यूकैरियोट्स सिंगल भी होंगे और मल्टी सेलुलर भी होंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके सेल ऑर्गेनाइज नहीं है। When nucleus is not organized, that is nuclear material are not membrane bound, the organism is called prokaryote. In short, a prokaryote is a single cell, single celled organism that lacks membrane bound organelles. न्यूक्लियस की जो ऑर्गेनल्स होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें होंगी वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगी इसके अंदर। और यूकैरियोट कौन से होंगे? यूकैरियोट वो होंगे व्हेन न्यूक्लियस इज ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज न्यूक्लियर मटेरियल आर मेम्ब्रेन बाउंड, द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूकैरियोट। तो इसको पेन डाउन कर लेते हैं हम। ओके, इन दोनों चीजों को हम पेन डाउन कर लेते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ए प्रोकैरियोट्स इज ए सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म दैट लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स में न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियर मटेरियल आर मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन है सारे ही न्यूक्लियर मटेरियल के। इनकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल फॉर प्रोकैरियोट आर बैक्टीरिया, आर्किया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन अलगी को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा इनकी एग्जाम्पल्स को? एग्जाम्पल्स को मैं दूसरे पेन से लिख दूं, अलग से पता चलेगी। एग्जाम्पल्स क्या लिखूंगा? बैक्टीरिया, पहली बैक्टीरिया बताई, दूसरी क्या बताई? आर्किया, तीसरी क्या बताई? साइनोबैक्टीरिया, सायानो बैक्टीरिया। सायानो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? सायानो बैक्टीरिया वो ये होते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, अलगाई। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। बैक्टीरिया आप जानते हैं। आर्किया क्या होते हैं? आर्किया आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं बैक्टीरिया की तरह, आगे हम देखेंगे। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी आर प्लेस इन प्रोकैरियोट्स। नाउ व्हाट अबाउट यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स कौन कौन से होते हैं? बाकी जितने बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, एनिमल्स, एनिमल्स के बाद फेफड़ा है, गुर्दा है, सेल से बने हुए हैं, अलग अलग तरह के सेल से बने हुए हैं, सबके पास सेल मेम्ब्रेन है, सारी चीजें मिली हुई नहीं है, सब प्रॉपरली प्लेस्ड हैं। दिमाग यहाँ पर है, हार्ट बीच में है, ये ऑर्गन बन रहे हैं, सेल से ऑर्गन बन रहे हैं और अलग अलग तरह के सेल से। जिन सेल से मसल्स बन रही है मेरी, उन सेल से दांत नहीं बनेंगे, दोनों अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है, दोनों के टिश्यूज अलग अलग तरह के होंगे। तो यूकैरियोट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये कौन कौन से हैं? इनकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल को वापस मैं रेड से लिख देता हूं। एनिमल्स हैं भाई, एनिमल्स के अंदर ही हम लोग भी आ गए। ठीक है, मैन इज ए सोशल एनिमल, अरस्तु ने बहुत पहले कह दिया था। प्लांट है, फंगाई है, फंजाई। हाँ, ये सारी चीजें याद रखिएगा, ये कहीं भी फीड हो सकती हैं। क्या नाम है, किसी भी आपके क्वेश्चन के अंदर फीड हो जाएंगी ये, कि भाई बताइए इन सारी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं, कौन सी प्रोकैरियोट्स हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ऑन द बेसिस नाउ दूसरी और थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। इन दोनों में बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा जो मैं बोलूँगा। इन दोनों में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है? द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज दैट यूकैरियोटिक सेल
have a membrane bound nucleus and prokaryotic cell do not have. The nucleus is where eukaryotes store their genetic information. This is the important point. In prokaryotes, DNA is bundled together in nucleoid region, but it is not stored within a membrane bound nucleus. बात समझ में आ गई? Now let us talk about second scientific classification of organism. इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना करिए. ओके, मैं हट गया. इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो करना है करिए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकेंड साइंटिफिक क्लासिफिकेशन. सेकेंड साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या है? दूसरा तरीका क्या है क्लासिफिकेशन का? दूसरा तरीका है, इसको मैं 2 लिखूंगा, नंबर ऑफ सेल्स. पूरा लिख देता हूं नंबर को, नंबर ऑफ सेल्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ सेल्स वी डू क्लासिफाई, वी कैन क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म. एन ऑर्गेनिज्म कैन बी कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल और मैनी सेल्स. बात समझ में आई? सिंगल सेल के भी हो सकते हैं और मैनी सेल के भी हो सकते हैं. मैनी सेल के प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स जो हैं वो सिंगल सेल के भी हो सकते हैं या मैनी सेल के भी हो सकते हैं. प्रोकैरियोट सिर्फ सिंगल सेल के. एन ऑर्गेनिज्म विद ए सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर. तो सबसे पहला नाम क्या लिखूंगा मैं इसमें? सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या होगी? यूनिसेलुलर. सेलुलर. यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक ही सेल है. बात समझ में आई? उसी के अंदर सारी एक्टिविटीज हो, सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं. खाना भी हो रहा है, पीना भी हो रहा है, एनर्जी भी हो रही है, और आपके जो वेस्ट है वो भी बाहर निकल रहा है, नई चीज़ें वापस अंदर. तो एक सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज हो रही हैं. ह्यूमन को स्टडी करेंगे तो एक सेल क्या, एक ऑर्गन के अंदर भी सारी स्टडी नहीं हो रही है. छोटी आंत अलग है, बड़ी आंत अलग है. आपके स्टमक अलग चीज़ सिक्रेट कर रहा है, दिमाग अलग चीज़ कंट्रोल कर रहा है, हार्ट जो है वो पंप कर रहा है. तो देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म आर वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है. तो एन ऑर्गेनिज्म विद ए सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर. लिखने की जरूरत तो है नहीं, सिंगल सेल लिख देते हैं. सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर बोलेंगे. तो दूसरा क्या होगा? ऑब्वियसली एज नेम इंप्लाइड मल्टी सेलुलर होगा. दूसरा क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा. मल्टी सेलुलर क्या होगा? एन ऑर्गेनिज्म विद मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर. जिसके एक से ज्यादा सेल हो. ठीक है. अब यूनिसेलुलर कौन से होंगे? अमीबा, बैक्टीरिया, प्लैंकटन. प्लैंकटन इसकी एग्जांपल्स लिखता हूं. अमीबा, अमोइबा. ठीक है, यही स्पेलिंग होती है, अमोइबा. तो अमीबा जो है वो बेसिकली कैसा है? यूनिसेलुलर है, एक सेल है. फिर क्या आएगा? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो है वो भी यूनिसेलुलर होते हैं. फिर प्लैंकटन. प्लैंकटन बेसिकली क्या होते हैं? ये मैरीन ड्रिफ्टर्स होते हैं. मैरीन ड्रिफ्टर्स. मैरीन ड्रिफ्टर्स कौन से होते हैं? नाम लगाइए यहां पर. मैरीन का मतलब एक्वेटिक बात होने वाली है, पानी के अंदर होंगे ये. माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे. ड्रिफ्टर्स मतलब इधर उधर चलने वाले, इधर उधर चलने वाले. तो प्लैंकटन बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्विम नहीं कर सकते बहुत अच्छे तरीके से. तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? टाइड से जाते हैं. जो आपके समंदर है उसको जहां ले जाए, हवा के जरिए, टाइड्स के जरिए ये इधर उधर जाएंगे. तो इसीलिए इनका नाम, इसीलिए इनको कहते हैं बेसिकली मैरीन ड्रिफ्टर. और इनके बारे में आगे बात करेंगे हम. मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? एनिमल, प्लांट, फंजाई, ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं. एग्जाम्पल एनिमल,
प्लांट, फंजाई, ये सब कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल इनके पूरे किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए काम आता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड साइंटिफिक क्लासिफिकेशन विच इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या मोड है वो बात करेंगे। तो इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now the third classification is, the third scientific classification is mode of nutrition. Mode of nutrition. Nutrition का क्या मतलब भाई फंक्शन करना है किसी ऑर्गेन को, किसी ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने हैं बहुत सारे, है ना। मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, बस समझ में। लेट मी चेंज द लाइट। ओके, तो उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट मिलेंगे कैसे, उसका क्या जो तरीका है उसको बोलेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड, ऑन दिस बेसिस द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, वन इज ऑटोट्रॉफ एंड अनदर इज हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो मैं ये लिखता हूं। तो जो पहला ग्रुप है वो क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। और जो दूसरा ग्रुप है वो क्या है? हेटेरो। ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, हेटेरोट्रॉफ्स, ये दूसरा ग्रुप है। अब ऑटोट्रॉफ क्या होता है और हेटेरोट्रॉफ क्या होता है लिखेंगे आप लोग। एन ऑटोट्रॉफ मेक इट्स ओन फूड, वो अपना फूड बना लेता है खुद, while heterotrophs depend on other organism for food। जो हेटेरोट्रॉफ है वो बेसिकली दूसरे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ऑटोट्रॉफ हो चाहे वो हेटेरोट्रॉफ हो, वो उन पर निर्भर रहता है। जैसे क्या एग्जांपल होंगी ऑटोट्रॉफ की? ऑटोट्रॉफ की एग्जांपल है, इसको वापस मैं इस चीज को भी लिख देता हूं, इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं। एन ऑटोट्रॉफ मेक्स इट्स ओन फूड। ठीक है, ओके, दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन। हेटेरोट्रॉफ डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, डिपेंड्स ऑन other organisms for food। मोटी मोटी बात, यहीं पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो फोटोसिंथेसिस कर सके वो मोटी मोटी बात वो ऑटोट्रॉफ, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सके वो हेटेरोट्रॉफ। जैसे हम हेटेरोट्रॉफ हैं, हमें खाने के लिए क्या चाहिए? हमें या तो एनिमल मीट चाहिए या फिर हमें सब्जी चाहिए, ऑयल चाहिए। ऑयल कहाँ से निकलेगा? पौधे से मिलेगा। प्लांट क्या चीज़ है? प्लांट जो है खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई। तो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमको जिंदा रहने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करना ही पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, ये हमें बनाया ही ऐसा है कुदरत ने। अब शेर है एक, शेर को जिंदा रहना है तो शेर को हिरन चाहिए, शेर को भालू चाहिए, शेर को कुत्ता चाहिए, बकरी चाहिए, बारहसिंगा चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ चाहिए, बुफैलो चाहिए। शेर जो है वो मार के खाएगा। तो शेर को जिंदा रहने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है, पर्टिकुलर काइंड के। उसको मूली दोगे तो नहीं खाएगा वो, हाँ, उसको बनाया ऐसा है कुदरत ने। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ऑटोट्रॉफ आमतौर से मोटी मोटी वो बात जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई?
ओके, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। प्लांट्स, पहली एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं। इतने बड़े बड़े जंगल हैं अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर और आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हमारे यहाँ है, हिंदुस्तान में है, इतने बड़े बड़े जंगल हैं। कोई खाद डालने जा रहा है वहाँ पर? लेकिन एक बात याद रखिए कि बिल्कुल अपने आप में कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। उसको कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट चाहिए। उसको हवा चाहिए, हवा का मतलब ऑक्सीजन चाहिए, या फिर और दूसरा कोई और कंपोनेंट चाहिए हवा का, या पानी चाहिए, मतलब और पानी चाहिए, और सूरज के ज़रिए रोशनी चाहिए। बात समझ में आई? हाँ, उसको ये सारी चीज़ें तो चाहिए। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो चाहिए उसको एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में ही कुछ उसकी फैक्ट्री बनी हुई है एनर्जी की, वो अपनी एनर्जी खुद बनाएगा, इस्तेमाल करेगा, फिर खुद बना लेगा। ऐसा जादू नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो प्लांट्स हैं, अलगी हैं, और आपके लिचेंस हैं। लिचेंस क्या होते हैं भाई? ये सिम्बायोटिक पार्टनरशिप ऑफ टू सेपरेट ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें फंगस और अलगी है। क्या है बेसिकली? फंगस प्लस अलगी की सिम्बायोटिक पार्टनरशिप है। इसको अगर आ रहा होगा कहीं तो बाद में पढ़ेंगे। सिम्बायोटिक पार्टनरशिप है किसकी? फंगस की और अलगी की। इसका फोटो मैं दिखा दूंगा अभी। हेटेरोट्रॉफ्स कौन से होंगे? डॉग, बर्ड, फिश, ह्यूमन, ठीक है? इनकी एग्जांपल क्या होगी? डॉग, बर्ड्स। भाई बर्ड्स कोई फोटोसिंथेसिस थोड़ी कर रही हैं, अनाज के दाने खा रही हैं, अनाज के दाने प्लांट से आ रहे हैं। डॉग, बर्ड्स, और क्या बताया? फिश। फिश को भी चाहिए कुछ ना कुछ, मांसाहारी होती हैं फिश ज़्यादातर, ठीक है? ऐसी बहुत सी कम होती हैं जो मांसाहारी नहीं होती, ज़्यादातर मांसाहारी होती हैं फिश। ह्यूमंस, अब यूँ मत कहना कि आपने ह्यूमंस को कुत्तों की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। भाई तो साइंस ने किया है, मैंने थोड़ी किया है। एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में डॉग और ह्यूमंस एक साथ आएंगे। कुछ एक आध क्लासिफिकेशन ऐसी हो सकती है जिसमें डॉग अलग हो जाए, ह्यूमन अलग हो जाए, ठीक है? तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिसकी बुनियाद पर हमने क्लासिफाई किया है। इसको पढ़ लीजिए, आगे का टॉपिक शुरू करता हूँ। और ये जो चीज़ें मैंने कुछ बात करी हैं इनको दिखा लूँगा, हालांकि देख के कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अलगी है, वो ये आपके लिचेंस है, अलगी है, प्लांट है। प्लांट आप देख चुके हैं, तो कुछ वर्ड जो ऐसे आए हैं वो आपको दिखा दूंगा। प्लस आपको अगर नोट्स चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। हाँ, और कॉल मत करिए, कॉल इतनी ज़्यादा आ रही है कि मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। मैसेजेस भी अगर कोई फालतू का सवाल होता है मैं जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं अगर जवाब दूंगा तो मेरा पूरा दिन मैसेजेस पर ही जवाब देने में निकल जाएगा। है, आप खुद सोचिए कि 100 अगर बच्चे मुझे फ़ोन करेंगे एक दिन के अंदर, 100 स्टूडेंट, एक मिनट रुकिए, अगर 100 स्टूडेंट मुझे फ़ोन करेंगे एक दिन में, और सबसे अगर मैं 3-3 मिनट भी बात कर लूँ तो 300 मिनट हो गए, 5 घंटे हो गए। तो 5 घंटे में अगर मोबाइल पे बात करूँगा 24 घंटे में तो 19 घंटे बचे, है ना? तो कितना नुकसान हुआ। इन 5 घंटे में मैं कितना काम कर सकता हूँ, कुछ और कर सकता हूँ। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर किसी से दिल खोल के बात कर सकूँ। उसके सारे स्टूपिड तरह के सवाल मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सर ये एग्ज़ाम कब होगा, ये मुझसे पूछ रहे हो तुम, मैं क्लर्क हूँ, एग्ज़ाम कब होगा? वेबसाइट पे चेक कर लो यार। और मेरे बताने से क्या तुम यकीन कर लोगे कि एग्ज़ाम जब होगा? मैं गलत बता दूँ तो? उल्टे सीधे सवाल व्हाट्सएप पे पूछेंगे, वो क्या है तुम्हारा टेलीग्राम है, उस पर पूछेंगे कि ये कब होगा। अब वो कोई उसमें गलत बता दे तो तुम गलत। सर कितने नंबर पर दाखिला हो जाएगा? स्टूपिड क्वेश्चन। इसका जवाब मैं देता हूं। तुम कर सकते हो 80%, 80% एबिलिटी है तुम्हारे करने की। मैं तुमसे कहूं 65% अगर कर दिया तो दाखिला हो जाएगा। तो क्या 65 क्वेश्चन करके आओगे? 66 नहीं करोगे, 67 नहीं करोगे, 80 नहीं करोगे, 15 क्वेश्चन छोड़ दोगे क्योंकि इस पे तो दाखिला हो ही जाना है। अरे भाई दाखिला कितने पे होगा, दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग।
आप कितना कर सकते हो, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आप कितना करोगे? 80% कर सकते हो, 80 करके आओ। दाखिला कितने पे होगा बाद में देखी जाएगी। स्टूपिड क्वेश्चन। अच्छा, मैंने देखा यूट्यूबर्स के पास भी अल्लाह के फजल से बड़ा टाइम है, बड़ा टाइम है भाई। हर क्वेश्चन पर एक चीज़ बना रखी है उन्होंने। एक साहब ने, मैंने देखा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मैं सबका एहतराम करता हूँ, अदब करता हूँ, तुक्का कैसे मारे मतलब इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। व्हाट द हेल वी आर डूइंग। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? तुक्का मारना सिखा रहे हैं। जो तुक्का मार के बना होगा डॉक्टर, उससे गुर्दा बदलवा लेंगे हम, उससे ऑपरेशन करवा लेंगे अपने हार्ट का, अपने बच्चे का इलाज करवा लेंगे उससे हम। जो तुक्का मार के बनाए, जो तुक्का मार के हवाई जहाज उड़ा रहा है, उसके हवाई जहाज में बैठेंगे हम? क्या बेवकूफी की बात करते हैं मतलब। ये टीचर होके इस तरह की बात करते हैं मतलब। तुक्का कैसे मारेंगे सिखा रहे हैं बच्चे को। आई एम सॉरी कि मुझे मतलब गुस्सा होना पड़ रहा है, मतलब बात गुस्से की है ना भाई। तुक्का मारेंगे हम? तुक्का मारना सिखा रहे हैं हम? अरे पढ़ा तो लो पहले पूरे पूरे साल यार बच्चे को, बाद में वो खुद सीख लेगा तुक्का मारना। वो मार के आएगा जिसको मारना है। तुक्का मारेंगे हम? तो आपको मैं कुल मिला के बात ये बताना चाह रहा हूं कि प्लीज अनड्यू डिस्टर्ब मत करिए। व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर किसी भी चीज पर अनड्यू डिस्टर्ब मत करिए। हमारे पास बहुत सिंपल था, अगर अनड्यू डिस्टर्ब करेंगे, ब्लॉक। ड्यू आप हमें कोई सवाल पूछिए, इंशाल्लाह ताला हम जरूर बताएंगे। हालांकि पूरे सवाल भी बताना मुमकिन नहीं है। एक एक बच्चा 20-20 सवाल भेजता है, मुश्किल है। कैसे सॉल्व करेगा आदमी? इतना टाइम कहाँ किसी के पास? एक बच्चे ने 20 सवाल पूछे, अगर 80 बच्चे 20 सवाल पूछे, 8 दूनी 16, वाह भाई वाह, इसकी तो जिंदगी 1600 सवालों के लिए थी। ठीक है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात सिर्फ करिए, टू द पॉइंट करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे भाई वालेकुम सलाम करने में 2 घंटे निकल जाते हैं। सलाम करना कोई रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है यहां पर इस टाइम में। टू द पॉइंट पूछो। सर ये क्वेश्चन है, ये मुझसे हो ही नहीं रहा, बहुत ट्राई कर लिया, 3 घंटे निकल गए मेरे। ये क्वेश्चन है, आप कर सकें तो प्लीज। और रिक्वेस्ट की जाती है नहीं कि सर तुम कर दो, तो आप बाप के नौकर हैं? ऐसे बाप की उम्र के आदमी से इस तरह से बात नहीं करते भाई। रिस्पेक्ट दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, तब जाके काम बनता है मतलब ये। ओके, तो अभी तुम इसको बनाओ, मैं आगे का करके बताता हूँ तुमको, और फिर मैं सवाल बताऊँगा। सवाल कौन कौन से इन टॉपिक्स पे पूछे गए हैं। अभी चैप्टर है, अभी चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हैं, वो सारी पढ़ाई जाएंगी। और कुछ चीज़ें जो डायग्राम्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको लैपटॉप पे दिखाऊंगा, लैपटॉप वाले वीडियोस से दिखाऊंगा, जिससे आपको सही समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।